Hello everyone. A very good morning to all of you. This is Abhishek Tiwari. Welcome you all. Let's move further and talk about the very next chapter, the next lesson of your footprints without feet, which is making of a scientist. So students, making of a scientist, it's a very a scientific fiction or scientific story which I'm going to explain you. It is written by Richard, this is story of Richard W. Peterson, और सिंपली हम उनको कह सकते हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन. सो रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन की स्टोरी है ये, उनके द्वारा वो ऑथर हैं इसके. एंड रिचर्ड एब्राइट की स्टोरी है. ओके, सो रिचर्ड एब्राइट के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है. वॉज बायोलॉजिस्ट और बायोकेमिस्ट. ओके, एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट. सो उनकी स्टोरी, उनके बारे में कि उनकी अपनी जो साइंटिफिक रिसर्च के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो साइंटिफिक रिसर्च उनके लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा रिचर्ड को, एब्राइट को, अपनी चीज़ों को सोचने समझने, और जो साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन उन्होंने किया, उन एक्सप्लोरेशंस को कैसे असफलताएं मिली और बाद में फिर भी उन्होंने प्रयास जारी रखा और अपनी एक्सप्लोरेशन को बंद नहीं किया. तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने चल रहे हैं. बिफोर वी मूव फर्दर टूवर्ड द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन्स, let us talk about the summary of it. पहले हम इसकी जो है summary की बात कर लेते हैं. Okay, so let us talk about the summary of this making of the scientist. Students, this story about the Ebright here in this article focuses on the making of a scientist summary. It is a story of a curious child. Okay, ये एक क्यूरियस चाइल्ड की कहानी है who is channelizing his curiosity to become a scientist, जो अपनी क्यूरियोसिटी को चैनलाइज करता है एक साइंटिस्ट बनने के लिए. रिचर्ड एब्राइट जो था बहुत ही क्लोज टू हर मदर, वो अपनी माँ के बहुत ही नज़दीक था. शी प्लेज अ की रोल इन डेवलपिंग हिज इंटरेस्ट इन साइंस, और उसकी माँ ही होती है जिसने उसके अंदर एक डेवलपिंग रोल प्ले किया, उसके अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट करने में, साइंस के फेवर में क्यूरियोसिटी जनरेट करने में उसकी माँ ही थी जिन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया. ओके, सो एब्राइट, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट इज़ अ स्टोरी अबाउट द लीडिंग साइंटिस्ट रिचर्ड एब्राइट. ओके, ही वॉज अ क्यूरियस चाइल्ड. वो एक बहुत ही क्यूरियस चाइल्ड थे. अपनी बचपन से, अपने शुरुआती जीवन से ही उन्होंने स्टार्ट किया कलेक्टिंग बटरफ्लाइज इन हिज चाइल्डहुड. अपने बचपन से ही बटरफ्लाइज को इकट्ठा करना शुरू किया, और उस समय तक ही इज़ इन द सेकेंड ग्रेड, और वो उन चीज़ों में बटरफ्लाई कलेक्शन में सेकेंड ग्रेड मींस वो उस समय सेकेंड ग्रेड में थे, सेकेंड स्टैंडर्ड में थे जब वो ऐसा करना शुरू किया उन्होंने. ही हैड ऑलरेडी गैदर्ड ऑल 25 स्पेसीज़ फाउंड इन हिज होम टाउन. जो उनके होम टाउन में 25 स्पेसीज़ थी बटरफ्लाइज की, उन्होंने उन सब को इकट्ठा किया. ओके, एंड आफ्टर दैट उन्होंने कॉइन्स, फॉसिल्स, रॉक्स, ये सब चीज़ों को इकट्ठा करने का शौक़ था एब्राइट को. तो उसने ये सब भी, बेबी एब्राइट ने ये सब भी किया. एक दिन उसकी मदर ने जो है उसको एक बुक ला के दिया, जिस बुक का नाम था द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10. ओके, और मोनार्क एक्स. ठीक है, मोनार्क एक्स करके एक बटरफ्लाई की ब्रीड होती है, उसके बारे में एक बुक ला के दी. उस बुक का नाम था ट्रैवल ऑफ मोनार्क एक्स. दिस बुक हैज़ बीन अ टर्निंग पॉइंट इन लाइफ. ये एब्राइट के जीवन के टर्निंग पॉइंट प्रूव हुई ये बुक, और इसने इंट्रोड्यूस किया उसके अंदर साइंस, वर्ड ऑफ साइंस को इंट्रोड्यूस किया इस बुक ने. ठीक है, उसने अनुभव किया, उसने एक्सपीरियंस किया कि रियल साइंस ना, कंट्री के साइंस फेयर में जाकर उसने रियल साइंस को एक्सपीरियंस किया. और इसके अलावा
उसने समझा दैट टू विन समथिंग ही नीड्स टू डू समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, कि कुछ करने के लिए. नाउ emphasize on the line, I'm emphasizing you on this line that he understood that to win something, कि कुछ भी जीतने के लिए he needs to do something extraordinary, कि उसे कुछ असाधारण करने की आवश्यकता है. उसने ये महसूस किया बचपन में, अगर उसे कुछ जीतना है, कुछ हासिल करना है, तो उसे कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना पड़ेगा, कुछ असाधारण काम करना पड़ेगा जो सब ना कर सकते हों. ठीक है. बाद में क्या हुआ कि जब वो 8th ग्रेड में पहुंचा, 8th स्टैंडर्ड में पहुंचा, उसने सेलेक्ट किया एक असाइनमेंट ना, फाइंडिंग द कॉज ऑफ वायरल सिकनेस. ठीक है, कि वायरल सिकनेस का कारण क्या होता है, ये खोजने का असाइनमेंट उसने लिया, जिसकी वजह से लगभग मोनार्क कैटरपिलर्स जो होती हैं बटरफ्लाइज की, वो हर साल मर जाती हैं. उसका कारण क्या है उसने सोचा. एंड द कॉज फॉर इज कुड बी अ बीटल. उसने सोचा, उसको समझ में आया कि उसके पीछे कारण एक बीटल हो सकता है. ठीक है. सो ही रोज कैटरपिलर्स विद द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स. उसने क्या किया, कैटरपिलर्स को बीटल्स के प्रेजेंस में रखा. ठीक है. हाउएवर ही वाज रॉन्ग, लेकिन जो उसका एजम्पशन था वो रॉन्ग निकला. ठीक है, उसका एजम्पशन जो है वो रॉन्ग निकला. नेक्स्ट ईयर ही प्रोजेक्ट फॉर द साइंस फेयर वाज टेस्टिंग द थियोरी. अगले साल उसको जो है एक प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ा साइंस फेयर में, जहाँ पे वो एक थियोरी को टेस्टिंग कर रहा था, दैट वायसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क, कि कैसे वायसराय बटरफ्लाइज जो होती हैं वो मोनार्क की कॉपी होती है, उस पर वो टेस्ट कर रहा था उस थियोरी पे. His project got the first prize in zoology division. उसके प्रोजेक्ट को zoology डिवीज़न में फर्स्ट प्राइज़ मिला था, और पूरे कंट्री के साइंस फेयर में थर्ड उसको मिला, थर्ड पोजीशन मिला. ठीक है. सो इन इज सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल, जब वो हाई स्कूल के सेकेंड ईयर मतलब 10th वगैरह में था, तो रिचर्ड एब्राइट रिसर्च लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट. तो रिचर्ड एब्राइट ने क्या किया, उसने एक डिस्कवरी किया, अननोन इंसेक्ट हार्मोन के बारे में डिस्कवरी किया, विच लेड टू हिज न्यू थियोरी ऑन द लाइफ्स ऑफ सेल्स. जो उसकी नई थ्योरी लाइफ्स ऑफ सेल पे बेस्ड थी. ओके. ही ट्राइड टू फाइंड द पर्पस ऑफ टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन द बैक ऑफ मोनार्क्स प्यूपा. ओके. उसने जो है प्रयास किया खोजने का कि एक्चुअली व्हाट आर द पर्पजेस ऑफ टाइनी गोल्डन स्पॉट्स, कि छोटे छोटे गोल्डन कलर के स्पॉट होते हैं, चकत्ते होते हैं मोनार्क प्यूपास के पीछे की तरफ पंखों पे, क्या कारण होता है इसका. दिस प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री साइंस फेयर. इस प्रोजेक्ट को देश के कंट्री साइंस फेयर में पहला स्थान मिला. एंड अ चांस टू वर्क इन वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च. और फिर उसे एक प्रपोजल, एक चांस भी मिला कि वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में जा कर के काम करने का उसको चांस भी मिला. So as a high school student, he continued his advanced experiment and finally was able to identify hormones chemical structure. ठीक है. एक हाई स्कूल स्टूडेंट के नाते वो लगातार अपनी एक्सपेरिमेंट्स को एडवांस करता गया, और लास्ट में वो एबल हो गया आइडेंटिफाई कर पाने में कि हार्मोन केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है. एक दिन जब वो वाइल ही लुकिंग एट द एक्सरे फोटोज़ ऑफ द हार्मोन, जब वो एक्सरे फ़ोटोज़ को देख रहा था हार्मोन के, ही गॉट द आइडिया ऑफ हिज न्यू थ्योरी. उसे अपने नए थ्योरी का आइडिया मिला, अचानक से दिमाग में आया, दैट टेल्स सेल्स कैन रीड द ब्लूप्रिंट्स ऑफ इट्स एनडीए, कि सेल्स को पढ़ा जा सकता है एनडीए के ब्लूप्रिंट्स, डीएनए के ब्लूप्रिंट से ना सेल्स को स्टडी किया जा सकता है. एब्राइट एंड हिज रूममेट कंस्ट्रक्टेड द प्लास्टिक मॉडल. एब्राइट और उसके रूममेट ने एक प्लास्टिक मॉडल कंस्ट्रक्ट किया ऑफ ए मॉलिक्यूल टू इलिस्ट्रेट द वर्किंग ऑफ डीएनए. प्लास्टिक मॉडल से उन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को इलिस्ट्रेट करने का प्रयास किया. इट वॉज अ बिग लीप फॉरवर्ड एंड गॉट पब्लिश्ड इन मैगजीन. ये एक बड़ी उछाल थी एब्राइट के लिए, उसके जीवन में, उसके करियर का. और ये जो एक मॉडल था ये एक मैगजीन में पब्लिश हुई. ठीक है. और ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विथ हाईएस्ट ऑनर. और वो फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक हाईएस्ट ऑनर के साथ उसने ग्रेजुएशन किया. ओके. ही हैज़ अदर इंटरेस्ट ऑल्सो लाइक पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट, एंड इज़ ऑल्सो अ कैनोइस्ट. कैनोस जो बोट होती है उसको चलाने वाला. एंड एन आउटडोर पर्सन, और वो बाहर घूमने वाला, रिसर्च करने वाला एक आदमी था. उसकी शौक में ये सब शामिल था.
he was competitive but in good sense and always want to do his best. वो एक competitive था और good sense में अच्छे मतलब positively competitive था वो, और वो अपना सबसे बेहतर देने का प्रयास करता था। हालांकि he possesses all the traits of becoming a good scientist, हालांकि ना उसके अंदर सारे लक्षण थे एक अच्छे साइंटिस्ट बनने के, ठीक है। तो इस तरीके से उसने क्या किया, ये सब तमाम रिसर्च वो करता रहा और फाइनली वो सक्सेसफुल हुआ। स्टूडेंट्स इससे बहुत बड़ी सीख मिलती है कि नेवर लूज़ आर होप, हमें अपनी उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। वी शुड ऑल्सो वर्क हार्ड टू अचीव टू गेन आर गोल, अल्टीमेट गोल विच वी हैव assumed. So the story teaches us that with perseverance, dedication and hard work any dream is achievable. Okay, कि अगर हम चाहें तो कठिन तपस्या से, संघर्ष से, कठिन मेहनत करने से हम अपने सारे सपनों को प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो होप आपको ये समरी समझ में आई होगी। लेट अस मूव फर्दर द एक्सप्लेनेशन। ओके, सो स्टूडेंट्स अगर हम इसकी अब एक्सप्लेनेशंस की बात करें तो बेसिकली इसमें एट द एज ऑफ 22, ओके 22 की उम्र में अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, स्काउट ऑफ द ईयर, ओके स्काउट गाइड आप समझते हैं ना, स्काउट कहते हैं उसको, स्काउट, ओके स्काउट ऑफ द ईयर, ओके। तो स्काउट का मतलब हम सिंपली उसको खोजने वाला कह सकते हैं कि खोजकर्ता, वर्ष का खोजकर्ता के रूप में, एक पूर्व वर्ष के खोजकर्ता के रूप में एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विथ अ न्यू थियोरी ना, उसने कहा मतलब कि 22 की एज में एक फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर होने के नाते उसने साइंटिफिक वर्ल्ड को एक्साइटेड कर दिया अपनी एक नई थ्योरी से ऑन हाउ सेल्स वर्क, कि कैसे सेल फंक्शन करते हैं। Richard H. Abright and his college roommate explained the theory in an article. Okay, इन्होंने एक थ्योरी को एक आर्टिकल के थ्रू एक्सप्लेन किया इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के समारोह में इन्होंने अपने रिसर्च को वहाँ पे प्रेजेंट किया और उस रिसर्च से इन्होंने पूरे साइंटिफिक वर्ल्ड को ना उन्हें रोमांचित करके रख दिया, उन्हें एक्साइट करके रख दिया। सो इट वॉज द फर्स्ट टाइम हिज इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश्ड द वर्क। यह पहली बार था जब उसका इम्पॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल जो है वो पब्लिश हुआ था द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, ठीक है, कॉलेज स्टूडेंट्स के वर्क के रूप में ये पहली बार पब्लिश हुआ था, ठीक है। इन स्पोर्ट्स दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स, ठीक है। अगर हम स्पोर्ट में बात करें तो ये अपने आप में जैसे एक बड़ी लीग हाथ लग जाना हो एट द एज ऑफ 15, कि 15 साल की उम्र में आपको एक बड़ी लीग खेलने को मिल जाए, कुछ वैसा ही एक्सपीरियंस एक कॉलेज स्टूडेंट के रूप में मेरे लिए था कि जब मैंने साइंटिफिक जर्नल्स में मेरी पब्लिश हुई, मेरी अपनी रिसर्च पब्लिश हुई। ओके, सो एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम अ बैट, और वही चीज़ अगर आप स्पोर्ट खेल रहे हैं और हिटिंग अ होम रन और इसके बाद आप जो है ढेर सारे रन आपको बनाने को मिल जाएं, योर फर्स्ट टाइम एट बैट, की बैट पकड़ते ही पहली बार आपको ढेर सारे रन बनाने को मौका मिल जाए। सो लाइक दिस यू नो इट ऑल्सो हैपेंड सेम, उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। फॉर रिचर्ड एब्राइट के लिए ओके इट वाज द फर्स्ट इन अ लॉन्ग स्टीयरिंग ऑफ अचीवमेंट, ओके स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट। सो इट वाज द फर्स्ट, एब्राइट के लिए पहली बार उसकी लंबे जो स्ट्रिंग ऑफ अचीवमेंट्स थी, उसकी जो एक बड़ी श्रृंखला थी, एक बड़ी चेन ऑफ अचीवमेंट्स थी उसकी उपलब्धियों का, उसकी एक कड़ी ये थी, उसका ये शुरुआत था इन साइंस और दूसरे फील्ड्स में। एंड इट ऑल स्टार्टेड विथ बटरफ्लाइज, और इन सब की शुरुआत किससे हुई? बटरफ्लाइज के साथ हुई। एंड ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, ओके एक बच्चे के रूप में एब्राइट जो है नॉर्थ ऑफ रीडिंग मतलब वो पढ़ते हुए जो है उसका वो बड़ा हुआ, नॉर्थ ऑफ रीडिंग मतलब कि रीडिंग करते हुए बड़ा हुआ। नॉर्थ में किसके? पेंसिल्वेनिया के। पेंसिल्वेनिया मतलब अमेरिका का एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया, वहाँ के नॉर्थ में पढ़ते हुए बड़ा हुआ,
देयर वॉजंट मच आई कुड डू देयर, वहाँ पे बहुत कुछ नहीं था, वो इंटीरियर पार्ट था, वहाँ पे बहुत कुछ कर सकने के लिए नहीं था, एब्राइट ने खुद कहा। आई सर्टेनली कुडेंट प्ले फुटबॉल, मैं निश्चित रूप से फुटबॉल नहीं खेल सकता था, और बेसबॉल, ओके बेसबॉल नहीं खेल सकता था, विथ अ टीम ऑफ वन, अकेले की टीम के साथ मैं ये दोनों ही काम नहीं कर सकता था। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग्स, लेकिन एक चीज़ था जो मैं कर सकता था, वो था कि मैं चीज़ों को इकट्ठा कर सकता था। सो ही डिड, इसलिए उसने किया। एंड डिड ही एवर, और वह आगे भी मतलब हमेशा करता रहा। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, जिसकी शुरुआत कब हुई, उसके किंडरगार्टन मतलब केजी से हुई। एब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़। एब्राइट ने कलेक्टेड बटरफ्लाइज, उसने इकट्ठा किया तितलियों को, बटरफ्लाइज को, विद द सेम डिटर्मिनेशन, उसी इच्छा शक्ति के साथ, दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़, जो उसकी हर एक्टिविटी में झलकती थी, उसी डिटर्मिनेशन के साथ उसने क्या किया, बटरफ्लाइज इकट्ठा करना शुरू किया। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, उसने रॉक्स इकट्ठा किया, फॉजिल्स, कॉइन्स, इन सब चीज़ों को भी उसने इकट्ठा किया। ही बिकेम एन एगर एस्ट्रोनॉमर, वो एक उत्सुक एगर एक्साइटेड एस्ट्रोनॉमर बन गया, एक नक्षत्र विज्ञानी बन गया, एक एस्ट्रोनॉमिकल मतलब एस्ट्रोनॉमर आप समझते हैं ना उसको, जो स्पेस की स्टडी करता हो, वो बन गया। टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, कभी कभी तो पूरी पूरी रात जो है वो तारों को घूरता या देखता रहता था। ओके, सो दिस इज़ व्हाट एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में बस यहीं तक। अगले लेक्चर में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक पर्पस, साइंस के पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक साइंस की फिक्शन है जो हम यहाँ पे स्टडी करने चल रहे हैं। एक नॉट फिक्शन, एक्चुअली हम इसको फिक्शन नहीं कह सकते, लेकिन एक साइंस बेस्ड एक लेसन है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट बेस्ड। तो उसको हम रिचर्ड एब्राइट के बारे में स्टडी करेंगे, उसके स्ट्रगल्स को स्टडी करेंगे और उसकी नेवर लूजिंग स्पिरिट को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वो अगले लेक्चर्स पे फिर आगे बढ़ेंगे। दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू, हैव अ गुड डे। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो लेक्चर मेरा पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए और कमेंट एंड लाइक कीजिए, पूरी वीडियोस देखिए, ठीक है। दिस इज़ द डिमांड ऑफ द टाइम, ये टाइम की डिमांड है। और आप एक एक वर्ड जो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो वर्ड की मीनिंग बताता हूँ, उन मीनिंग्स को भी आप स्टडी करते चलिए। वोकैबुलरीज में इस बार बहुत काम आने वाला है और लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन बहुत काम आने वाला है इस बार, ठीक है। सो प्लीज़ पे अटेंशन, सब्सक्राइब, comment, like and share. Thank you. Have a good day.